जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास का समय हो चुका है और क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 7 बजे आपका मॉडल पेपर लगाया जाता है। मॉडल पेपर नंबर 2 हम कर रहे हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। और वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। अभी के अभी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें और कई नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है सामान्य ज्ञान का। पता है आपको 15 प्रश्न जीके के होते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? विशिष्ट चित्रकार इनमें से कौन सा है? उदय शंकर जी का संबंध आपको पता हो तो नृत्य से संबंधित है, ठीक है। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? ये भी नृत्य से संबंधित है। अमृता शेरगिल, इनका संबंध चित्रकला से है, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो ये भी नृत्य से संबंधित है। इस टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक है जिसका नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखी गई है? अब आपको लगेगा कि हेमा मालिनी ने खुद ही लिखी होगी। नहीं, हेमा मालिनी के ऊपर लिखी गई है ये पुस्तक, लेकिन इसको लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है राम कमल मुखर्जी। राम कमल मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? ये टीका था चेचक का, ठीक है। इसके ही जैसा एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आता है। पूछा जाता है कि पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्लेमिंग। क्या जवाब होना चाहिए? फ्लेमिंग। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को शेयर ज़रूर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें और क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना एग्ज़ाम में जाने से आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से आपको प्रश्नों का सामना करना है। संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? पूरे 50 प्रश्न होने वाले आपके, पूरे 50 प्रश्न आपके होने वाले हैं। बिल्कुल, राम मार्गी संप्रदाय से ये संबंधित थे, ठीक है। और इनको मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो उस समय कुरीतियाँ व्याप्त थी, जो कुप्रथाएं थी, जैसे जात पात हुआ, ऊंच नीच हुई, छुआछूत हुआ, उसका विरोध भी इन्होंने किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से पुकारा जाता है? वो आपको बताना है। बिल्कुल, मर्ग कहा जाता है। सही जवाब मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक, जो संयुक्त बैठक होती है, उसको कौन आहूत करता है? आहूत जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। कौन कॉल करता है, कौन बुलाता है? बैठक बुलाता कौन है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, बैठक बुलाता कौन है, ठीक है। आहूत करता है, कॉल करता है। ओरिजिनल पेपर इस बार का देखा हुआ हो तो उसमें ऐसा ही प्रश्न आया था, बट सेम नहीं था। सेम क्यों नहीं था? उसमें ऐसे पूछा था कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न इस बार ओरिजिनल पेपर में था। तो अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्षता। लेकिन बुलाता कौन है? बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाई भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। आइडिया हुआ नाम का? आइडिया हुआ? बिल्कुल, आकाश चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो मुख्यतः रबी की फसलें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। रबी की फसल में देखेंगे, खरीफ की फसल में देखेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रबी की फसल में मुख्यतः गेहूं का पूछा जाता है, आपको पता है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, सरसों सही लिखिए, सरसों और
चना, ये मुख्यतः रबी की फसल में आ जाएगी। खरीफ की फसल में देखेंगे तो कौन सी आएंगी, चावल हो जाएगा आपका, मक्का और ज्वार भी आ जाता है। जायद की फसल में कौन सी मुख्य होती हैं, कौन सी पूछी जाती हैं, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ठीक है, तो इनमें से रबी की फसल आपको चुननी है तो सरसों हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। यहाँ दो तरह से प्रश्न पूछाता है। एक तो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो एसिटिलीन होएगा आपका। कुछ देशों में कुछ जगह जो कैल्शियम कार्बाइड भी यूज़ होती है, तो एसिटिलीन कृत्रिम नाम आए तब यूज़ करनी है। यहाँ पे पूछा है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो जनरली नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो यूज़ होती है वो इथेन है, इथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन में ज़्यादा आपको पता ही है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, प्रोटीन कर लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद के नेता और संसद के नेता हैं। कौन होते हैं मंत्रिपरिषद और संसद के नेता, बता देंगे बिल्कुल, पीएम, प्रधानमंत्री भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है, सही है। परवीन सुल्तान गायिका हैं, सही है। एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, सही है। और नंदलाल बोस बांसुरी से संबंधित है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि नंदलाल बोस जो हैं इनको बसु भी बोल देते हैं, ये चित्रकार हैं। क्या है ये, चित्रकार है, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। चीन को चीन की विशाल दीवार के लिए जाना जाता है, सही बात है। भूटान को ताकसांड के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलंका पद्मनाभस्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पद्मनाभस्वामी मंदिर के लिए श्रीलंका प्रसिद्ध है या नहीं है। अगर आपको ये नाम सुना हो आपने, केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभस्वामी मंदिर। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का। कहाँ पे, केरल में, तिरुवनंतपुरम में। तो श्रीलंका में ये नहीं है, ठीक है, श्रीलंका में ये नहीं है। तो आपको क्या चुनना था, जो मेल नहीं खाता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष बताइए। बिल्कुल, सुरकोटदा में मिला है, ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, वो दिन था 26 नवंबर का 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949। और फिर बाद में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाता है और इसी दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे कब रेडी हो गया था वो पूछा, तो 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के आएंगे अब। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है। वस्तु का द्रव्यमान यानी m मास, उत्पन्न त्वरण यानी a, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, लगने वाले बल के। ए ऑप्शन फोर्स सही होगा। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही कौन सी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, तो कोई पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं,
तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें जो कमी हो रही है वो कौन सी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है, वो आपको बताना है। 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, बिल्कुल सही जवाब, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जितनी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा संचित थी वो गतिज ऊर्जा का रूप धारण करती है यहाँ पे। नेक्स्ट, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पेय पदार्थ कहते हैं, पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर इंग्लिश में पूछे तो पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण इनमें से हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण पूछा जाए क्या होता है, तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण जो हैं वो एक समान हो उसको हम समांगी मिश्रण कह देते हैं। जैसे शुद्ध वायु का मिश्रण भी क्या होता है? समांगी होता है, शुद्ध वायु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु है? धातु यानी मेटल। सल्फर आपको पता है, सल्फर ठोस अधातु है, ठोस अधातु, ठीक है, नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये गैसीय अधातु है, गैसीय फॉर्म में है, तो ये तीनों ही धातु नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, कोई विकल्प सही नहीं है। यीस्ट तथा मशरूम किस जंगल के जीवों के उदाहरण हैं? यीस्ट और मशरूम बता पाएंगे? फंजाई यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, फंजाई। ये परजीवी मृत पोषी जीव इसको बोल सकते हैं, परजीवी या मृत पोषी, यीस्ट, मशरूम, और ये फंजाई जगत के उदाहरण होते हैं। ये आपको बायो में आपने पढ़ा होगा 7वीं या 8वीं क्लास में शायद। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन वैश्विक ऊष्मन में योगदान देती है, अतः इसको कौन सी गैस कहा जाएगा? तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, डी ऑप्शन सही कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं? अगर जल को उबाला जाएगा तो जीवाणु मर जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं कि पानी उबाल कर स्वच्छ कर लेना चाहिए, फिर ठंडा करके बाद में पीना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक है? अक्रिय गैस का अणुभार सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का है वो आपको बताना है। तो ये बिल्कुल जिनोन का हो जाएगा, जिनोन का, जिनोन या जेनोन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। XE से प्रेजेंट करते हैं इसको, और लगभग 54 होता है इसका अणुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस पता है ना आपको? अक्रिय गैस कहते किसको हैं? जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, ठीक है, अपने आप में अकेली मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? विद्युत चुंबकीय कौन सी तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ सबसे कम होती है? कौन सी किरण की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, बिल्कुल गामा किरण यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, गामा किरण। ऐसी तरंग जो निर्वात में भी, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ पे भी संचरित होती है, उस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। ये फोटोन की बनी हुई होती है, आपको पता हो तो। और जो गामा किरण है उसकी जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। और इसका अपोजिट अगर देखिए तो इसकी जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होगी। ये प्रश्न भी आ सकता है, वेधन क्षमता सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो गामा किरणों की, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या गुण होता है? कोई तत्व है उसके समस्थानिक हैं, समस्थानिक होने का अर्थ प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन तो सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्या गुण होता है इसमें, वो गुण आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इनमें से सी ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अभी,
जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? 9th क्लास में आर्किमिडीज का रूल पढ़ा है। आर्किमिडीज का रूल उत्प्लावन बल कहलाता है। वो कोई वस्तु को तरल में रखा है, वो तैर रही है, तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है, उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुसार वायु में 21% कौन सी गैस है? आयतन यानी वॉल्यूम के अनुसार देखिए तो लगभग 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का पूछा गया है आपके एग्जाम में, 78% के अराउंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती? निर्वात में मतलब वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, वो बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएंगी, जिसको हम पैरासोनिक किरण बोल देते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक या पैरासोनिक बोल देते हैं इसको, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य, है ना। पराश्रव्य तरंग जो है, इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, और मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है, और ये निर्वात में यानी वैक्यूम में गमन नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस चीज़ का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है? श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, बताइए। ध्वनि का चैप्टर तो मैंने टॉपिक वाइज करवाया हुआ है, आपको याद होगा। ध्वनि एक टाइप की ऊर्जा है, वो क्या करती है? हमारे कानों में कंपन या एक संवेदना, ठीक है, उत्पन्न करती है, एक वेव जनरेट करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। ये एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। सजीव के जैविक घटक को बनाते हैं। सजीव किसके जैविक घटक को बनाते हैं? इजी है, तो जीव मंडल आपको पता है। सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपके साइंस के प्रश्न भी हो चुके हैं। जीके जीएस में बता पाएंगे कितने सही थे आपके? मैथ्स में तो मुझको आइडिया है कि इसमें आप कर दोगे, काफ़ी प्रश्न सही कर दोगे। भाग नंबर 3 गणित आ चुकी है आपके सामने। फटाफट से पेन उठाइए और सवाल कीजिए। एनर्जी पूरी भरपूर होनी चाहिए आप में। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। मतलब एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या रहे? समान रहे। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो सकती है? इस तरह का एक सवाल एग्जाम में आता है, और उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए सीधा सीधा जो भी संख्या दी हुई हो उस संख्या का क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। कर देंगे। कितना होता है? क्या लिख सकते हैं इसको? 28 गुणा 28 लिख सकते हैं। 2 के जोड़े बन गए तो 28 आपका उत्तर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट निकाल लेना इसका। माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग, मतलब उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखो, इस तरह का सवाल है। इन सब से भाग देने पर शेष 5 रहता है, अर्थात अगर हम इनका लैसा निकाल लें तो क्या वो संख्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो क्या करते हैं हम, जितनी भी ये संख्याएं दी हैं इनका लैसा निकालते हैं, और 5 शेष रहता है ना, तो 5 इसके अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x बराबर लैसा मतलब एलसीएम समझ रहे हो? इन सभी संख्याओं का क्या है? 8, 12, 20, 28, 35 एलसीएम निकाल लेंगे, और क्या जोड़ दूंगी? 5 शेष रहा है ना, 5 इसमें जोड़ दूंगी, हो जाएगा। एलसीएम निकालो, इन सब का एलसीएम निकालो कि कितना आएगा? निकालना आता है एलसीएम? नहीं आता तो यहाँ पे सीखो। 8, 12, 20, 28, 35 कैसे निकालोगे? ऐसी संख्या सोचो जिसका इन सब में भाग जाए। 2 का 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 28 2 बार लिख दिया क्या मैंने? यहाँ पे एक बार 20 लिखो, एक बार क्या लिखो? 20 लिखो। तो 20 लिखोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 28 में 14 बार, 35 में जाता नहीं, ऐसे का ऐसा। वापस 2 का दोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 35। ठीक है, वापस 2 का दोगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 35 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 3 में दीजिए अब 1, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7,
3 का भाग के 35 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 35 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 5 का दोगे तो ये 1 1 1 और 7, 5 7 35। अब 7 का दोगे 1 1 1 1, ठीक है। तो ये आपके पास आया। इन सबको अब आप गुणा करोगे आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तिया 24, और 24 को फिर इससे गुणा कर लेना, 5 7 35। 24 और 35 को गुणा करोगे आप, कितना आ जाता है आपके पास? 5 चौके 20 और 4 8, 840 आ रहा है। 840 आ जाता है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाता है? 840, ठीक है। यहाँ प्लस में 5 आपको जोड़ देना है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 845। अब क्या कहा है कि x के अंकों का योग है, मतलब संख्या के अंकों का योग कर लो। 8 + 4 + 5, इनका जोड़ लो अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा? 17 है। 17 उत्तर आ रहा है क्या? देखो सी ऑप्शन, ठीक है। अब बताएं, ये एलसीएम मुझे निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको अच्छे से एलसीएम निकालना आता हो तो ठीक है, तो एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने एचसीएफ के यहाँ पे 2 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक और प्रश्न भी आएगा एचसीएफ का, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। तो x, y और z का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। कैसे करना होता है ये सवाल अभी बताती हूँ। इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या, सबसे कॉमन देखना है आपको, सबसे कॉमन देखना है आपको कि कितने से बड़ी संख्या कॉमन आ सकती है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पे देखोगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 की घात 3 को छोड़ दो। 2 की घात 4 सबसे बड़ी है, इसमें भी नहीं है। तो 2 की घात 2 देखो, इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है। 2 की घात 2 ही सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इनमें आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में 3 की घात में देखें तो 3 की घात भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो 3 की घात भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉमन भी चूज़ करना है, ऐसे नहीं कि सबसे बड़ी देखी और वो लिख दी, 2 की घात 4 लिख दिया, ऐसे नहीं करना। सबसे बड़ा कॉमन देखना है। कॉमन समझ रहे हो? उभयनिष्ठ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं 5 में। बताओ 5 में आप बताओ इनमें से कॉमन कौन सी आएगी? सबसे बड़ी कॉमन, तो सबसे बड़ी कॉमन 5 की घात 2 ही हो सकती है, बड़ी से बड़ी, ठीक है, क्योंकि यही कॉमन है। और साथ में देखें तो बड़ी से बड़ी कॉमन कौन सी आ सकती है? 7 की घात 3 आ सकती है। कर लिया, ये हो गया। तो क्या आ रहा है आपके पास? 2 की घात की संख्याएं ये है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 और एक साथ घात 2 लिख दें, और गुणा में क्या है? 7 की घात 3। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अंदर इन सबको गुणा करो, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 की घात 2 और गुणा 7 की घात 3, ठीक है। सोल्व करो इसको। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ये देखो डी ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में आपको उत्तर मिल चुका है। तो आपको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज़ करना है, वही उत्तर आ जाएगा बस। ये इस तरह का ही सवाल आपके लिए लिया है ताकि आप करके दिखा सको। ए की वैल्यू यहाँ पे ये दी है, बी की ये है, सी की ये, डी की ये, ए बी सी डी का HCF आपको बताना है। तो पहले 3 की पावर देखें। 3 में इसमें 129, 128, 127, 127, तो 3 की घात 127 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। 5 की पावर देखें तो 129 है, 128 वाला ले लेंगे, ठीक है। और फिर 7 की पावर में देखेंगे तो 7 की पावर 22, 21, 23, 24, तो 21 वाला आ जाएगा। 7 की पावर 21, तो ये उत्तर आपको मिलना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ईजी था, कुछ भी नहीं करना। अब अच्छे सवाल आएंगे। एक विद्यार्थी को ये संख्याएं हैं और x का अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया और उसे माध्य 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। माध्य निकालना आपको पता है कैसे होगा? माध्य निकालना आपको समझ में आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या, कुल संख्याएं बटे कुल संख्या, बस यही काम आपको करना और कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा उत्तर आएगा।
तो माध्य कितना आता है, 12 आता है, तो माध्य की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 लिख लेंगे। लिख लिया। चलो संख्याओं का योग करो, इन सभी को जोड़ दो और x को भी जोड़ दो। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ के देखो एक बार, सभी लोग जोड़ेंगे लगभग 137 के अराउंड आना चाहिए, लगभग 137, और प्लस में x भी है तो प्लस x कर देंगे, ठीक है। बटे में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएँ, बटे में कुल संख्या कितनी है 12। नंबर ऑफ कितना है वो आपको देखना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखना है कितना है। अब ये 12 इधर क्या है, भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। 12 गुणा 12 बराबर 137 प्लस x, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 होता है, 137 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर में x बचेगा। 144 में से 137 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आती है भाई 7। 7 के स्थान पर क्या होना चाहिए, यही आपसे पूछा है, सॉरी x के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बस खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, ठीक है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो उसने पहले 500 में बेची जाती थी। एक आदमी है, दुकानदार है, 500 रुपये में बेचता था पहले, अब उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया या 10% कमी कर दी उसकी कीमत में, जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। तो नई कीमत क्या है वो आपको बताना है। नई कीमत आपको देखनी है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्या करोगे, 10% की कमी की है, किस पे, पहले 500 की थी, इस पे 10% की कमी की। कोई भी चीज़ अपने आप में भाई 100% होती है, 10% की कमी करोगे कितने परसेंट रह गया, अब 90%। तो 500 का 90% आपको निकालना है, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, काट लो उत्तर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या करना था, 5 में 45 और एक ज़ीरो और है वहाँ पे, तो ज़ीरो लगा देंगे। 450 ए ऑप्शन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, कोई बुक है 40% के लाभ पर बेच रहे हैं। यदि पुस्तक का लागत मूल्य 25 रुपये उसको बनाने में लगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में वो बेची जा रही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, 25 रुपये तो उसने लगा ही दिए, लागत मूल्य है, और प्लस 25 रुपये का 40% लाभ पर भी कमाना है इस पर, ठीक है। 25 का 40%, 25 का 40% लाभ भी कमाना है, कर लेंगे। तो 25 प्लस 25 का मतलब गुणा, 40 का मतलब 40% आगे तो बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, 1 0 से 1 0 काटो, 5 को काटो इससे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 प्लस 5 और 2 को गुणा कर दो, 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 35, मतलब 25 में बुक बनाई और 35 रुपये में बेच दी, तो 40% उसने लाभ कमा लिया। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 मजदूर हर रोज़ाना 8 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अगर हर रोज़ 6 घंटे काम करें और 8 दिन में वो काम पूरा हो जाए तो काम करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी। जैसा जैसा बोला वैसा करो। देखो इसमें क्या एक दूसरे का विपरीत हो रहा है, पहले तो क्या कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है और 6 दिन लग रहे हैं, अब क्या कर रहा है, 6 घंटा काम कर रहा है 8 दिन लग रहे हैं। क्या करो, मज़दूर कितने थे 10, फिर काम कितने घंटे किया रोज़ 8 घंटे, दिन कितने लगे 6 दिन, बराबर मज़दूर पता नहीं कितने हैं, x मान लो, 6 घंटे काम किया, ओके, और कितने दिन में काम पूरा हुआ 8 दिन में, ठीक है। ओनली आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। यहाँ 10 गुणा 8 गुणा 6 पहले से है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, 6 और 8 इधर गुणा में है ना, इधर भाग में ले जाओ इनको, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, 10 बचेगा आपके पास। x की वैल्यू क्या बचेगी, 10 बचेगी, मतलब कि 10 मज़दूरों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बाकी आप माइंड में भी कर सकते हैं यहाँ पे कि एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है ये, तो 10 उत्तर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, माइंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना कैसे वो भी बता दिया है मैंने।
एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवर्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? वर्त पूरा तो ऐसे होता है, अब आपको बनाना है आधा वर्त। ठीक है, आधा वर्त होता है इस तरह का। ठीक है, पूरे वर्त पे एक चक्कर लगाते हैं ना, उसकी परिधि यानी उसका पैरामीटर, परिधि बोलते हैं, पैरामीटर परिमाप बोल दो, कितना होता है 2πr। पूरे व्रत का परिधि कितना 2πr। अब ये क्या है? आधा व्रत है, आधा व्रत की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2πr बट्टे 2 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आधे व्रत की परिधि निकालनी है। 2 से 2 कट गया, πr। आधे व्रत की परिधि क्या हो जाएगी? ir। परिधि क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि चक्कर निकालना किसी भी मैदान के बाहर, वो उसकी परिधि होती है। ठीक है, एक चक्कर एक परिधि के बराबर होता है। तो πr निकालना है हमें। क्या निकालना है? πr। पाई का मान 22/7, r का मान क्या है? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। 7 से 7 कट गया, 22 उत्तर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से 22 सही है, डी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। P से Q तक की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। स्पीड कितनी है? स्पीड यानी कि चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। P से Q की तरफ जा रहा है, P से Q की तरफ। ठीक है, और वापस लौटते समय अपनी गति को 50% बढ़ा लेता है। दोनों यात्राओं की औसत गति कितनी है? अब वापस आते समय चाल कितनी होगी? वापस आते समय चाल कितनी होगी वो हमको देखनी है, और फिर बाद में औसत गति निकालनी है। तो उसके लिए इसने एक बात कही है कि 40 किलोमीटर तो पहले ही थी, उसको 50% और बढ़ा लिया। कैसे निकालेंगे? दूसरी चाल निकालने की, चाल फर्स्ट है, तुम चाल सेकंड निकालो। कैसे निकालोगे? 40 तो पहले थी, अब क्या 40 का 50% और बढ़ा दी। परसेंट का मतलब बट्टे में 100, तो 40 का 50% निकालो, फटाफट से करो एक बार। 2 0 से 2 0 काट दो, क्या बचा? 40 प्लस 4 5 20, कितनी हो गई? 60 हो गई। इस बार चल 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई वही। ठीक है, तो जाने के अंदर तो चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने में चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल आ चुकी। अब क्या निकालना है हमें? औसत चाल निकालनी है। अब आप देखो कि आपको निकालना क्या है, औसत गति आपको निकालनी है। तो आपको पता है गति का सूत्र, गति का या चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो पहले तो आप इनकी दूरी निकाल लीजिए और फिर क्या निकाल लीजिए? समय निकाल लीजिए। ठीक है, दूरी और समय 4 आपके पास आ चुकी है। तो दूरी को आप कुछ भी मान लीजिए कि दोनों टाइम सेम ही रहनी है, तो डी मान लिया। दूरी मैंने क्या मान ली? डी मान ली। दोनों टाइम डी है, दूरी चेंज हो नहीं रही। समय देखना है अब आपको, समय फर्स्ट देखो, जाने में समय कितना लगा? समय का सूत्र क्या है? समय का सूत्र बताओ पहले। दूरी बट्टे चाल, ये हो जाएगा समय का सूत्र। तो दूरी कितनी है समझ में आ रहा है? दूरी है डी, चाल पहले कितनी थी? 40, तो डी बट्टे 40 हो जाएगा समय। ठीक है, समय फर्स्ट आ गया, समय सेकंड आप लोग बताओ। अब वही दूरी बट्टे चाल, दूरी डी है, चाल कितनी है दूसरे टाइम? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बट्टे में आ जाएगा 60। दोनों समय आ चुके हैं आपके पास, समय फर्स्ट आ चुका, समय सेकंड आ चुका, दूरी आपको पता है डी है। तो अब औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो दूरी जाते टाइम भी डी, आते टाइम भी डी, डी प्लस डी। ठीक है, बटे में क्या है? समय है। समय एक बार तो क्या है? डी बटे 40, फिर क्या है? डी बटे 60। तो पहले आप क्या करो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको सोल्व कर लो। कैसे करेंगे? ऊपर तो डी और डी दोनों मिलके 2D हो ही जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो आपका 120 आ जाएगा 40 और 60 में। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 40 को 3 बार करते हैं ना 120 से, तो 3D और यहाँ पे 2D। ठीक है, 60 दूनी 120। तो अब इसको सोल्व करो, तो 2D, ये 120 बटे के बटे में ये चला जाएगा ऊपर, 120 चला गया ऊपर। यहाँ
नीचे बचा 3D और 2D मिलके कितना बन जाएंगे 5D। ठीक है, अब यहाँ पे 2D है, यहाँ पे क्या है 5D है और इधर क्या है 120 है। इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, कटिंग शटिंग कर देते हैं। तो D से D काट दो, 5 को इससे काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 को 2 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी आपकी औसत गति। कहाँ पे है, ये रही 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ रहा है, बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 600 के 70% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। जैसा जैसा प्रश्न में कहा है वो करो। x मान लिया वो संख्या है, संख्या में से 600 के 70% का 2/3 घटाने पर, घटाना है तो -600 का 600, 70% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100 का 2/3, 2/3 का अर्थ 2/3 घटा दिया है हमने, बराबर कितना प्राप्त होता है 320। तो x का मान आपको निकालना है, इसको सोल्व करो। अब x का x ऊपर जो यहाँ पे है उन सबको गुणा कर लो, 2 गुणा 7 गुणा 2 और ये एक 0 और है, तो कितना हो जाएगा ये 280 बराबर 320। x बराबर 320 यहाँ था, 280 इधर माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। दोनों को जोड़ दीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा जल्दी से बताएं मुझको। बिल्कुल सही जवाब 600, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 600। देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह का सवाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये संख्या दी हुई है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 3x माइनस इसको अंदर गुणा करो, इससे भी और इससे भी, दोनों से गुणा होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 4 को 64 से गुणा करेंगे कितना आता है 256, और 4 को x से गुणा करेंगे 4x। अब देखो ये बाहर माइनस का था तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 10। 3x और 4x मिलके कितने हो जाएंगे 7x। यहाँ पे 10 पहले से था, 256 इधर माइनस का, इधर आई किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 7x बराबर 256 में जोड़ दो 10, कितना हो जाएगा 266। आपको ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो 266/7 डिवाइड कर दो जल्दी से, कितना 38। ओके 38 आ रहा है, तो ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन बी मिल रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कर पाओगे क्या, कैसे करेंगे, पहले कोई आयत बनाइए, ये आयत होती है, बहुत बढ़िया बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको, कि इसमें बड़े से बड़ा त्रिभुज क्या बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज की आकृति बन जाएगी आपके पास। अब आपको इसको नाम दे देना है, कुछ भी अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं, A B C और D, ये नाम मैंने दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि लंबाई बतानी है, लंबाई बतानी है कि अच्छा नाम A B C D इस तरह से दिया है मैंने, इस तरह से भी दे सकते हैं भाई A B C D, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्जी नाम दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी नाम दे दो। अब देखो आपको लंबाई L दी है और चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई को B बोला है, चौड़ाई को B बोला है। ठीक है, लंबाई मतलब ये रेखा L है, ये रेखा का नाम क्या है B है। त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, आयत का कोण आपको पता है, हर कोण समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बहुत बार आपने पढ़ा है। ठीक है, तो 1/2 आधार का मान कितना है L और ऊंचाई का मान कितना है B, ऊंचाई यानी चौड़ाई ही है इसकी, तो 1/2 LB, 1/2 LB ये आपका सही उत्तर होगा। LB/2 भी बोल सकते हो आप इसको, और डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए, घन कैसा होता है, इस तरह का होता है,
इस तरह का होता है घन, ठीक है। घन आप समझ सकते हैं कि लूडो खेलते हैं तो जो गोटी होती है जिसको हम अपने पासा बोलते हैं, वो घन मान लीजिए आप। उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? भुजा है, भुजा को 3 गुना कर दिया, कोई भुजा है ये, इसको मैंने मान लिया है ए, और इसको क्या करना है? 3 गुना करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन का सूत्र क्या है। घन का आयतन, वॉल्यूम, क्या सूत्र होता है इसका? भुजा की क्यूब, सूत्र होता है जी भुजा की क्यूब। भुजा ए मान रखी है तो ए की क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने भुजा ही 3 गुनी कर दी, भुजा को क्या कर दिया? नई भुजा। नई भुजा क्या हो गई? 3 गुनी। 3 गुनी का अर्थ पहले ए थी, अब ए को 3 से गुणा कर दिया, 3 ए हो चुकी है। तो नया आयतन क्या आएगा? नया आयतन, नया आयतन, नए आयतन में क्या करोगे? ए है ना, ए की जगह आपको 3 ए करना है क्योंकि भुजा 3 ए हो गई है, ऊपर क्यूब है ही, तो क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27, और ए की क्यूब करेंगे ए क्यूब। अब यहाँ था ए की क्यूब, यहाँ है 27 ए की क्यूब, ठीक है। अब आप देखेंगे तो मतलब जो ये ए क्यूब है और ये ए क्यूब है, ये दोनों सेम है, लेकिन किससे गुणा हो रहा है? ये 27 से गुणा हो रहा है, मतलब 27 गुना हो जाएगा आयतन। आयतन कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। बेलन आपको पता है इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। बेलन की आकृति, 2 बेलन मान लिया आपने, मान लिया, ठीक है। ज़्यादा सुंदर तो नहीं बने, फिर काम चला लेंगे। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। R1 R2 मान लिया अनुपात 1:2। ऊंचाई H1 और H2 मान लीजिए कितना है? 2:5 है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? V1:V2 आपको ज्ञात करना है, करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आयतन का सूत्र पता है क्या होता है? आयतन का सूत्र πr²h, ये आयतन होता है बेलन का। किसका आयतन? बेलन का आयतन होता है। हमारे पास यहाँ पे 2 बेलन है, तो क्या करें? क्या माने? V1:V2 क्या माने? पाई तो सेम ही होता है R1 की स्क्वायर H1, और पाई सेम ही होता है R2 की स्क्वायर H2, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, पाई पाई दोनों सेम है, इसको तो हटा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? R1 और H1। R1 कितना यहाँ पे? 1, तो 1, और H1 कितना है? H1 का अनुपात है यहाँ पे 2, ठीक है। R2 साथ में इसकी स्क्वायर भी करनी है, ध्यान रखना, ठीक है, R1 की। R2 कहाँ पे है? R2 यहाँ पे 2, 2 की स्क्वायर भी करनी है, और H2 कहाँ पे है? ये रहा 5, ठीक है। इतना आ चुका आपके पास। 1 करेंगे, 1 गुणा 2, 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 5, तो 2 5 के 20, काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 10, मतलब 1/10 या 1:10। 1:10 यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। इसको बराबर में नहीं करके अनुपात में लिखते हैं तो ज़्यादा सुंदर रहता है, ठीक है। बराबर में नहीं लिखे, अनुपात में लिखेंगे, क्योंकि हाँ अनुपात लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1:10 हो जाएगा आपका। करेंगे उत्तर मैच, ये रहा, ए ऑप्शन सही हो गया। 45 प्रश्न आपके देखिए मैथ्स के सही हो चुके हैं। अब आपका आ जाता है रीजनिंग का पोर्शन, जिसको हम कहते हैं तर्क शक्ति। ये एक प्रश्न है, थोड़ा सोचने वाला ही प्रश्न है, कुछ पेन कॉपी से करना नहीं है आपको। यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिम्स कहा जाता है, और बिम्स को फूल कहा जाता है, और फूल को पत्थर कहा जाता है, तो पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है, और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो कलियां खिलकर क्या बनती हैं? कलियां खिलकर क्या बनते हैं? आपको पता है कलियां खिलकर फूल बनती है। कलियां खिलकर क्या बनती है पूछा है? कलियां खिलकर फूल बनती है, और फूल को क्या कहा जाता है? पत्थर। बस एक लाइन आपके काम की थी, फूल को पत्थर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
ज़्यादा मत सोचना, बस एक लाइन काम की है, वो लाइन निकालनी होती है आपको ऐसे प्रश्नों में। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। साफ साफ दिख रहा है 11 का पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है। ऑप्शन के आधार पर देखो, फटाफट से देख पाओगे। सबसे पहले क्या किया, 11 गुणा 2 22 आ गया, 11 गुणा 3 33 आ गया। फिर उसके बाद में 44 नहीं आया है, ना 55 आया है, 11 गुणा 6 किया है, 66 आ गया। अब 7 नहीं आया है, सीधा 8 आया है, तो 11 को 8 से गुणा किया है, ठीक है। और अब इनमें से देखेंगे तो कोई भी इसमें से 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ओनली 165। 11 को 15 से गुणा करते तो 165 आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे थे इसकी भी ज़रूरत थी नहीं, वैसे बस सीधा ये देखना था कि 11 का भाग किस में जा रहा है। नेक्स्ट, निखिल जो कि रमन का पुत्र है। सबसे पहले निखिल के बारे में लिखेंगे, ये बंदा कौन है, निखिल है, निखिल बना लो, ठीक है, ये निखिल है। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, एक रमन और बना लो, ये रमन है, रमन कौन है, पापा है, और निखिल क्या है, बेटा है या पुत्र है रमन का, ठीक है। ईशा से कहता है, अब एक ईशा और बनाओ, ये ईशा हो गई, ठीक है, ये कौन है, ईशा। ईशा से कहता है आपकी माँ, ईशा की माँ रिया, देख माँ का नाम भी कितना फैशन वाला है, रिया, आपकी माँ रिया, ये कौन है, माँ है, और ईशा क्या हो गई, पुत्री हो गई अपनी माँ की, ठीक है। मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता, कौन बात कौन कर रहा है, निखिल कर रहा है। रमन के पिता की छोटी बहन कौन है, रिया है, मतलब ईशा की माँ, तो ये क्या हो गई, बहन हो गई इसकी, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, मतलब इनडायरेक्टली निखिल की क्या हो गई, ये बुआ हो गई, निखिल की क्या हो गई, बुआ हो गई, ठीक है, इतना काम हो गया, निखिल की बुआ हो गई। मतलब ये जिस लड़की ईशा से बात कर रहा है वो ईशा क्या है, निखिल की बहन है, बुआ की बेटी बहन है, ठीक है। आगे क्या प्रश्न पूछा है कि मेरे पिता की छोटी बहन है, छोटी बहन हो गई, और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। अब एक बंदा सुरेश और लेके आओ, सुरेश की दूसरी संतान कौन है, रिया है, मतलब सुरेश कौन हो गया, इनका पापा हो गया, रमन का, और ये जो बुआ है मतलब रिया है, इनका क्या हो गया, पापा हो गया। निखिल का कौन हो गया, दादा हो गया, और ईशा निखिल की बहन है, बुआ की लड़की, तो इसका नाना कहेंगे। वैसे ईशा का क्या लग गया, नाना लग गया, नाना ऑप्शन में है तो नाना करोगे, नाना ऑप्शन में नहीं मिले तो उसको दादा भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर बोल देते हैं, बाकी नाना ऑप्शन में होता तो और बढ़िया होता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत, अलग कौन सा है, देखो देखेंगे तो USB, PCU, DAD, RTO। इस प्रश्न को क्या करते हैं, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और यहाँ पे हम A लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम A लिखते हैं, ये USA था, यहाँ पे PCU है, DAD है, और RTO है। अब ये प्रश्न सही होता है, अब इसका उत्तर बताइए, सोचिए थोड़ा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सोचना है, अंतर किस तरह से देखेंगे। अब अगर आप देखोगे तो इसके लास्ट में A आ रहा है, यहाँ U, यहाँ D, यहाँ O, सबके लास्ट में एक स्वर आ रहा है, स्वर, वोवल, क्या होता है, AEIOU, तो A स्वर सबके लास्ट में आ रहा है, U भी स्वर होता है, ध्यान है ना, अल्फ़ाबेट्स ध्यान में रखिए। तो सबके लास्ट में स्वर आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में स्वर नहीं है, इसके मध्य में है स्वर, इसके मध्य में स्वर है, लास्ट में नहीं है, तो C अलग हो जाएगा, C ऑप्शन को चुनेंगे हम, सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है। कागज़ और किताब के बीच में जो संबंध है वही बताना है अपने को, और कौन सी चीज़ में है, ठीक है।
तो फ़ोन, वार्ता, पहिया, कार, धातु, सिक्का, ऋण, ब्याज। धातु सिक्का, जैसे कागज़ से किताब बनती है वैसे धातु से सिक्का बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेंगे। 50 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, जबकि हमने धीरे धीरे आराम से इसको सॉल्व किया है, पूरे जो प्रश्न पत्र है उसको, और फिर भी आपके 10-15 मिनट शेष रह जाते हैं। इतने में आप OMR शीट आपकी भर सकते हैं, और मेरे को समझाने में भी टाइम लगा है, आपसे बातचीत करने में भी टाइम लगा है, तो मुझको ज़्यादा समय लगा है। बाकी आपका पेपर अगर आप देखेंगे तो 45 मिनट में, 40 मिनट में आपका पेपर पूरा हो जाएगा आराम से, सोचते सोचते। तो काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने के बाद, जब आप पेपर देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो PDF आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी भी आपको मिल जाएगी। और आपको अधिक प्रैक्टिस करनी है, सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से बुक मंगवा सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फुल सिलेबस बुक प्रैक्टिस के लिए, और स्पीडी रामबाण GK GS वाली बुक भी आप मंगवा सकते हैं। ओरिजिनल पेपर ये और इनके साथ फ्री आता है। ये जो 2 बुक्स हैं आपको दिख रही हैं, इनके साथ ओरिजिनल पेपर फ्री आता है। ओरिजिनल पेपर ये वाला, ठीक है। इन सब की ई-बुक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का। वहाँ पे स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सब की ई-बुक बाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।